हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग न्यूट्रिशन में जो नेक्स्ट पार्ट है, स्टमक तक का पार्ट तो हम लोग कर चुके हैं और उसमें जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज न्यूट्रिशन में डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, पुरानी वीडियो आप लोग देख सकते हैं, उसमें हम लोगों ने डाइजेशन इन स्टमक तक का पार्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ लिया था। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो बच्चों, ह्यूमन बीइंग में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये नियर अबाउट 6 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, और 6 मीटर लॉन्ग और 2.5 मीटर वाइड। ठीक है ना, इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जानते हैं आप लोग, छोटी आंत जिसे कहते हैं। तो इसकी लेंथ जो होगी वो लगभग 6 मीटर होगी, बहुत ही क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। और जो इसकी ये ब्रेथ होगी वो 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर, 6 मीटर एंड जो ब्रेथ है वो 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन कौन कौन से हैं मेन पार्ट, उनके नाम याद रखेंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका ड्यूडेनम, ठीक है ना, ड्यूडेनम। सेकेंड पार्ट है जेजुनम एंड लास्ट पार्ट इज इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जेजुनम वाला पार्ट है, देखो सारे पॉइंट्स आप लोग बना के चलेंगे, नोट्स तैयार करके चलेंगे, तभी आप जो है इन चीज़ों को सही से समझ पाएंगे। तो जेजुनम जो है वो एब्सेंट होता है ह्यूमन बीइंग में, एब्सेंट रहता है, एब्सेंट इन विमेन। ठीक है ना, मतलब जो जेजुनम वाला पार्ट है वो वुमेन में एब्सेंट होता है, वुमेन में नहीं पाया जाता, प्रेजेंट ओनली इन मैन। क्लियर। तो अब एक एक करके देखते हैं कि जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है वो उसकी स्टडी करेंगे और इलियम वाला जो पार्ट है उसकी स्टडी करेंगे। जेजुनम में जो ये पार्ट है, जेजुनम, ये मैन में होता है और इसका कोई ख़ास इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस भी नहीं होता है, तो इसके बारे में ना तो कोई क्वेश्चन आता है और ना ही हम इस वीडियो में इसके बारे में कोई बात करेंगे। क्लियर। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, उसके क्या एडवांटेज हैं। चलिए, तो ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है उसमें एक्चुअल में ये स्टार्टिंग पॉइंट है और हम कह सकते हैं इट इज़ द जंक्शन बिटवीन, इट इज़ द जंक्शन बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आई बात, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब जहाँ पर स्टमक वाला पार्ट फिनिश हो रहा है, स्टमक वाला पार्ट एंड हो रहा है, वहीं से ही स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट शुरू हो रहा है। तो जो जंक्शन है दोनों का, जो मिलने की जगह है एक्चुअल में, उसी पार्ट को हम ड्यूडेनम कहते हैं। ठीक है ना, ड्यूडेनम। और अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ध्यान से समझो इसको, ध्यान दो जरा। ड्यूडेनम में क्या हो रहा है, 2 डक्ट्स आकर मिल रही हैं। डक्ट समझते हो ना, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। कितनी डक्ट्स आके मिल रही हैं, 2 डक्ट्स आकर मिल रही हैं ड्यूडेनम में। ठीक है, और ये 2 डक्ट्स कहाँ से आ रही हैं, एक डक्ट इसमें से आती है लीवर से आती है। ठीक है ना, इसको हम बाइल डक्ट कहते हैं, बाइल डक्ट। ठीक है, और दूसरी डक्ट को हम बोलते हैं पैंक्रिएटिक डक्ट, पैंक्रिएटिक डक्ट। समझ में आई बात। पहली डक्ट ड्यूडेनम वाले पार्ट में, पहली डक्ट जो आकर मिल रही है, डक्ट आप समझते होंगे, पाइप लाइक या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें कोई सिक्रीशन होता है। जैसे सपोज करिए ड्यूडेनम वाला पार्ट ये वाला हिस्सा है, तो ये ऐसे 2 डक्ट आकर यहाँ पर मिल जाती हैं। दोनों डक्ट का जो यहाँ पर जो पैसेज होता है वो कॉमन हो जाता है, इस तरीके से दोनों ऊपर ही मिल जाती हैं और यहाँ पर आकर ड्यूडेनम वाले पार्ट में खुल जाती हैं। ठीक है ना, तो पहली जो है वो
लीवर से एक जूस होता है, उसके बाद हम बात करते हैं बाइल जूस, तो इसलिए इसको बाइल डक्ट कहते हैं, और दूसरी डक्ट है हमारी पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो अब इन दोनों पार्ट के बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बाइल डक्ट को सबसे पहले हम समझते हैं, और बाइल डक्ट को समझने से पहले हम लोग समझेंगे लीवर के बारे में। ठीक है, अभी बाइल डक्ट की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लीवर की बात करते हैं। तो लीवर जो है बच्चों, ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। क्लियर, लार्जेस्ट ग्लैंड है, और ये बहुत सारे टाइप की चीज़ें सिक्रीट करती है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बाइल जूस। आप लिखोगे इट सिक्रीट्स बाइल जूस। क्लियर, इसमें से बाइल जूस निकलता है, और ये बाइल जूस यहाँ से सिक्रीट होने के बाद, यहाँ से प्रोड्यूस होने के बाद, ठीक है, प्रोड्यूस भी कह सकते हैं, यहाँ से सिक्रीट होने के बाद ये बाइल जूस स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर में। आप लिखोगे बाइल जूस स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों से एमसीक्यू में ये सारे पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। बाइल जूस स्टोर्ड इन, कहाँ पर स्टोर्ड होता है? गॉल ब्लैडर में, पित्ते में, इसको पित्ता कहते हैं, गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो प्रोड्यूस कहाँ से हुआ? लीवर से। स्टोर्ड कहाँ पर हुआ? गॉल ब्लैडर में आके, और इस गॉल ब्लैडर से फिर बाइल डक्ट के सहारे ये जूस होता हुआ कहाँ पर मिल जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में? ड्यूडेनम में। सारे ही पॉइंट्स याद रखेंगे, कौन से पॉइंट में? ड्यूडेनम। ठीक है ना, तो समझ में आ गया आपको। अब हम देखते हैं कि जो बाइल जूस है उसके मेन फंक्शंस क्या हैं। तो बाइल जूस के मेन फंक्शंस समझते हैं। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। अब बाइल जूस के मेन फंक्शन हम समझते हैं। एक्चुअल में बाइल जूस जो है वो 2 मेन फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो यहाँ लिखते हैं 2 मेन फंक्शंस ऑफ बाइल जूस, 2 मेन फंक्शंस ऑफ बाइल जूस। ठीक है, पहला काम इसका ये है, ये फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर वर्क करता है। किसके ऊपर वर्क करता है? फैट ग्लोब्यूल्स के, विच आर प्रेजेंट इन आवर फूड। तो ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स या फैट मॉलिक्यूल्स, आप कुछ भी कह सकते हो उसको, क्या करता है? देखिए, जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुके हैं। तो आप जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे एंजाइम्स इन फैट मॉलिक्यूल्स के ऊपर वर्क करेंगे। ये क्या करता है? बाइल जूस इनको इमल्सिफाइड कर देता है। इमल्सिफाइड, पहले तो छोटे छोटे बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन भी करता है, ये बात भी आप ध्यान रखना। और दूसरी बात ये है कि ये उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को इमल्सिफाइड कर देता है। इमल्सिफाइड करने का मतलब होता है चारों तरफ से एक पेंट लाइक स्ट्रक्चर कर देना। ठीक है ना, मतलब चारों तरफ से इसको पेंट जैसा कर देना। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा इससे ये होता है कि जब ये इमल्सिफाइड हो जाते हैं, ठीक है ना, जब ये फैट के ग्लोब्यूल्स इमल्सिफाइड हो जाते हैं, किसके थ्रू? बाइल जूस के थ्रू। तो जो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम हैं, कौन से एंजाइम्स? सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से नोट करेंगे। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, वो इस फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर अच्छे से बेटर तरीके से वर्क कर पाते हैं। ठीक है ना, तो आप समझ गए कि इनका इमल्सिफाइड होना ज़रूरी है ताकि जो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स हैं वो अच्छे से इनके ऊपर वर्क कर सकें। ठीक है, एक काम तो इसका ये है। दूसरा काम देखते हैं। देखो, अभी फूड जो है वो कहाँ से आया है? आप सब जानते हैं कि फूड स्टमक के अंदर प्रेजेंट था, और स्टमक से अब कहाँ पर आया है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है। और स्टमक के अंदर फूड जो है उसका मीडियम कैसा है? डेफिनेटली एसिडिक है, क्योंकि स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी पिछली वीडियो में आप लोग सब कुछ डिटेल में उसको समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो स्टमक के अंदर जो फूड है वो एसिडिक मीडियम में है, और एसिडिक मीडियम में जो फूड होता है, एसिडिक मीडियम में जो फूड होता है उसको हम कहते हैं काइम। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? काइम, CHYM, काइम। अब जैसे ये फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम की एक खास बात ये होती है कि वो एसिडिक मीडियम में अच्छे से वर्क नहीं कर पाते। ठीक है,
जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स हैं वो अच्छे से वर्क कर सकते हैं सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में। समझ रहे हो ना बात को? तो बेसिक मीडियम में वो अच्छे से वर्क कर सकेंगे। तो ये तो है एसिडिक मीडियम, एंजाइम इस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस एसिडिक फूड को, मतलब काइम को कौन से में बदल दिया जाए? एल्कलाइन फूड में बदल दिया जाए। समझ रहे हैं ना आप बात? तो इस एसिडिक फूड को कन्वर्ट कर दिया जाता है, कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट कर देंगे? एल्कलाइन फूड, मतलब उसका फूड का मीडियम एल्कलाइन हो जाएगा और इस मीडियम को कहते हैं काइल। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि दूसरा मेन वर्क क्या है बाइल जूस का, तो आप कहोगे द बाइल जूस कन्वर्टेड द एसिडिक फूड दैट इज काइम इनटू एल्कलाइन फूड दैट इज काइल। काइल में क्यों कन्वर्ट करना पड़ा? क्योंकि जो एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स हैं और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं, वो एसिडिक मीडियम में अच्छे से वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, वो सिर्फ कैसे मीडियम में वर्क कर सकते हैं? एल्कलाइन या बेसिक मीडियम। एल्कलाइन का मतलब ही क्या होता है? बेसिक मीडियम। ठीक है, तो वो बेसिक मीडियम में अच्छे से वर्क कर सकते हैं, इसीलिए फूड को काइम से काइल में बदलना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको लिवर, बाइल जूस, बाइल डक्ट और एसिडिक फूड को कैसे कन्वर्ट किया जाता है एल्कलाइन फूड में, ये सब चीज़ समझ में आ चुकी है। अब हम बात करते हैं पैंक्रिएटिक डक्ट की। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करेंगे पैंक्रिएटिक डक्ट की। ठीक है, तो हम देखते हैं पैंक्रिएटिक डक्ट कहाँ से आ रही है। पैंक्रिएटिक डक्ट, तो बच्चों पैंक्रिएटिक डक्ट आती है, एक और ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है पैंक्रियास। ठीक है, क्या नाम है? पैंक्रियास। ये एक लीफ लाइक ऑर्गन है। ऐसे आप ध्यान से देखोगे स्ट्रक्चर में तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि एक मैंगो की लीफ है। स्टमक में, स्टमक के जस्ट हल्का सा नीचे की तरफ, स्टमक के पीछे कह सकते हैं इसको, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम पैंक्रियास कहते हैं। ये पैंक्रियास भी एक टाइप का स्पेशल जूस सिक्रीट करता है, जूस प्रोड्यूस करता है जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, उन एंजाइम्स को मैंने 1 बाय 1 यहाँ पर लिख दिया है जो कि पैंक्रिएटिक जूस में होते हैं। ठीक है, ये सिक्रीट करता है पैंक्रिएटिक जूस, पैंक्रिएटिक जूस, और उस पैंक्रिएटिक जूस में ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कभी कभी शॉर्ट नोट भी आ जाता है इसके ऊपर कि डिस्क्राइब द एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन पैंक्रिएटिक जूस, तो आपको इन सारे एंजाइम्स के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, और ये पैंक्रिएटिक जूस पैंक्रियास से पैंक्रिएटिक डक्ट के थ्रू कहाँ पर आ जाता है? अभी हमने बात की थी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में? ड्यूडेनम में। क्लियर? तो इसमें जो पहला एंजाइम होता है दैट इज एमाइलेज, और ये वर्क करता है पॉलीसैकेराइड्स के ऊपर। पॉलीसैकेराइड्स क्या है? एक टाइप की शुगर है, आप जानते हो। तो ये पॉलीसैकेराइड को स्प्लिट कर देता है डाइसैकेराइड। ध्यान रखना, अभी भी डाइसैकेराइड पूरा नहीं टूटा है, अभी डाइसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड में तोड़ना है, वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, वो दूसरे एंजाइम्स वो वर्क करेंगे। तो एमाइलेज क्या कर रहा है? विच इज प्रेजेंट इन पैंक्रिएटिक जूस। तो एमाइलेज स्प्लिटिंग कर रहा है किसकी? पॉलीसैकेराइड्स की। किसमें? डाइसैकेराइड्स में। किसमें? डाइसैकेराइड्स में। पॉलीसैकेराइड्स है क्या? ये शुगर होती, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दूसरा एंजाइम हमारा लाइपेज है जो कि ब्रेक डाउन करता है फैट्स का। अभी हमने पढ़ा ही था कि बाइल जूस क्या कर रहा है? बाइल जूस क्या कर रहा है? फैट के ग्लोब्यूल्स को, फैट के मॉलिक्यूल्स को इमल्सिफाइड कर रहा है ताकि जो लाइपेज है वो अपना काम अच्छे से कर सके, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स ग्लोब्यूल्स, फैट मॉलिक्यूल्स को कर सके। फिर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन आते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग पिछली वीडियो देखोगे तो प्रोटीन का कुछ ब्रेक डाउन हमारे स्टमक में भी हो चुका है, बट नॉट कंप्लीट ब्रेक डाउन। ठीक है, तो कंप्लीट ब्रेक डाउन जो है वो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन करेंगे। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर। ठीक है, ये तो वो मेन एंजाइम्स हैं जो कि हमारे पैंक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट हैं। फिर जब ये एंजाइम अपना वर्क कर देते हैं तो उसके बाद में जूस जो है वो आगे की तरफ को मूव करेगा। जेजुनम वाला जो हिस्सा है वो मैंने बताया अभी वुमेन में एब्सेंट होता है, और मैन में जो है उसका है वो हिस्सा, बीच का हिस्सा है, लेकिन कोई ख़ास उसका वर्क नहीं है जिसको हम डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है, तो फूड फाइनली कहाँ पहुँच जाएगा? इलियम वाले पार्ट में पहुँच जाएगा। वहाँ पर इलियम के जो हिस्सा है, जैसे ये इलियम वाला हिस्सा है, तो इसके अंदर वॉल में, ठीक है ना, अंदर वॉल में, स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदरूनी हिस्से पर, अंदर वाली वॉल में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक,
और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं जो कि अलग अलग वर्क करते हैं, और जो फूड अब काफ़ी हद तक डाइजेस्ट हो चुका है उसको कंप्लीट डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि कंप्लीट डाइजेशन फूड का कहाँ पर होता है तो आप कहोगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी लास्ट वाले हिस्से में, दैट इज कॉल्ड इलियम। लास्ट वाला हिस्सा क्या कहलाता है? इलियम। तो ये जो पेप्टाइड्स हैं, ठीक है, फूड में प्रेजेंट जो पेप्टाइड्स हैं, ये जो एंजाइम्स होंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड से निकले हुए, ये पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड्स में तोड़ देंगे। ठीक है, जो डाइसैकेराइड यहाँ पर पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड में आया, वो डाइसैकेराइड अब फाइनली टूट जाएगा मोनोसैकेराइड में, मतलब और ज़्यादा छोटे उसमें टूट जाएगा। तीसरा, जो लिपिड्स होते हैं वो टूटते हैं हमारे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, और जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो हमारे टूट जाते हैं न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, और इस तरीके से फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से नोट करिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिए, सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, कौन सा एंजाइम्स किस टाइप के फूड पार्टिकल्स पर वर्क कर रहा है। अब हम जो है नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो डाइजेशन है वो तो कंप्लीट हो चुका है, अब फाइनली क्या रह गया है? अब उस डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होना है किसके अंदर? ब्लड में। ब्लड में उसका एब्जॉर्प्शन होना है, तो देखते हैं वो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन है फूड का फाइनली वो कैसे होता है। तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है, फूड का अभी मैंने आपको बताया कि कंप्लीट डाइजेशन जो होता है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम वाले पार्ट में हो जाता है। तो उसी स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम वाले पार्ट में जो, अगर हम उसका अंदर से एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हम देखें तो एक अंदर की तरफ को ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। ठीक है ना, कैसे? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, और उनको अंडर माइक्रोस्कोप अगर देखा जाए तो वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, देखिएगा। ठीक है ना, आप इसको अगर कभी भी देखना हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन को कट करके अंदर की तरफ को देखेंगे तो छूने पर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को कहा जा सकता है। ठीक है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इनको विलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलाई, VILLI। बिल्ली नहीं है, ठीक है, कुछ बच्चे इसको बिल्ली कहते हैं, बिल्ली नहीं है, विलाई कहते हैं। बहुत सारे होते हैं, मिलियंस ऑफ विलाईज आर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और कौन से पार्ट में? इलियम वाले पार्ट में। अच्छा, इनका वर्क क्या रहता है? ये एब्जॉर्प्शन के लिए जो टोटल सरफेस एरिया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर जो फूड का एब्जॉर्प्शन है वो इन्हीं विलाइज के थ्रू क्या होगा? फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। और ये विलाइज देखिए कनेक्टेड रहते हैं ब्लड कैपिलरीज से, तो फूड ऐसे एब्जॉर्ब होकर, यहाँ से एब्जॉर्ब होकर किस में पहुँचेगा? ब्लड कैपिलरीज में। ठीक है, ब्लड वेसल से होते हुए ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज फाइनली किस में पहुँचा देंगे एब्जॉर्ब फूड को? वीन्स में। किस में पहुँचा देंगी? वीन्स में। और वीन्स से होते हुए वो एब्जॉर्ब फूड जो है वो लीवर में पहुँचता है, और फाइनली हार्ट के थ्रू, हार्ट में पहुँचने के बाद फिर वहाँ से टू द होल बॉडी हार्ट उसको पंप कर देता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका लास्ट पार्ट और है, यहाँ तो एब्जॉर्प्शन हुआ फूड का, लेकिन अभी एक स्टेप और रह जाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने जो स्टेप देखे थे उसमें जो लास्ट स्टेप था, दैट इज सेकेंड लास्ट कह सकते हैं, एसाइमिलेशन, और उसके बाद में लास्ट स्टेप होता है उसका इजेक्शन। क्लियर ना? चलो, तो हम लोग देखते हैं एसाइमिलेशन क्या होता है। तो जो एसाइमिलेशन वाला पार्ट होता है वो मैंने आपको बताया था कि ये जो एब्जॉर्ब फूड है इसमें जो एनर्जी है अभी वो बाउंडेड है। ठीक है ना, उस एनर्जी को फ्री करना है, तो वो जो एनर्जी को फ्री करने वाला जो पार्ट होता है उसी को ही हम एसाइमिलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसाइमिलेशन ऑफ फूड, ASS, एसाइमिलेशन। ठीक है ना, जो एब्जॉर्ब फूड है उसको बॉडी के जो बहुत सारे वर्क हैं, बहुत सारी एक्टिविटी हैं, उनमें उस एब्जॉर्ब फूड की एनर्जी को उनके काम में लेकर आना, मतलब यूटिलाइज करना, वही उसी पार्ट को, उसी हिस्से को हम क्या बोलते हैं? एसाइमिलेशन ऑफ फूड। समझ में आ रही ना बात? उसके बाद जो लास्ट पार्ट है ये, या लास्ट स्टेप जो है, दैट इज इजेशन। ठीक है ना, तो अब जो ये फूड एब्जॉर्ब हो चुका है तो इसके बाद में कुछ हिस्सा ऐसा बचता है जो कि एज अ वेस्ट बचता है, मतलब फूड के एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ वेस्ट मटेरियल बचता है। वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के बाहर इजेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकता है या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है ना, तो उस जो हमारे पास जो वेस्ट
बचा है फूड का उसको बॉडी के बाहर करना थ्रू एनस, उसी को ही हम लोग इजेशन बोलते हैं। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो ये न्यूट्रिशन का सब सारे पार्ट्स और सारे स्टेप्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है अपना नेक्स्ट जो हमारी लाइफ प्रोसेस है दैट इज रेस्पायरेशन, उसको देखते हैं। क्लियर ना। ओके, तो पढ़ाई करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ द इग्नाइट।